वेलकम बैक। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान हर्षवर्धन रूंगटा। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। समीर, आपका अगला सवाल क्या था? जी हाँ मैडम, मेरा अगला सवाल है। मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ, तो जनरली बताया जाता है कि एक साथ आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अभी मेरा अगला सवाल ये है कि मेरे पास कुछ अभी मेरी रिकरिंग डिपॉजिट थी जो मेच्योर हुई है, तो मैं उसको मतलब किस तरह से एसटीपी करूं ताकि आपके हिसाब से वो मार्केट के डिफरेंट वेरिएशन टैप करते हैं। तो मेरे पास एक लमसम अमाउंट अभी है जिसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस पर आपकी क्या राय है? कैसे इन्वेस्ट करें अपने लमसम अमाउंट को? वेल समीर, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आपका जो टारगेट है 2 करोड़ का कॉर्पस जो आपको अबाउट 18 ईयर्स के बाद बनाना है, वो आपका 27,000 पर मंथ का जो एसआईपी है उससे हो जाएगा। आइडियली जब हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि आपको इक्विटी और डेट दोनों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रेशियोज कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप 35 ईयर्स के हैं, तो आपका मेजर कंपोनेंट जो है इक्विटी में जाए तो ठीक है। तो ऑन दिस प्रेमाइस आई विल टेल यू कि आप इसे एक डेट प्रोडक्ट में डालिए। ये जो आपका लमसम कॉर्पस है वो इक्विटी में आपका हो रहा है ऑलरेडी, तो आप ये डेट में डालिए। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि आप अगर म्यूचुअल फंड के एफएमपी सिलेक्ट करते हैं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, या आपको 3 साल के एफएमपीज भी आज की तारीख में मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स जो आज बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स लेवल्स पे हैं, तो अगर आप एफएमपीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीबन 10% रिटर्न्स इंडिकेटिव ऑफ कोर्स वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एफएमपीज में आपको नहीं जाना है तो अगर आप बैंक एफडी सिलेक्ट करते हैं, बैंक्स भी आपको 10 इयर्स का फिक्स डिपॉजिट क्लोज टू 10% रेट में दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड डील। आप अगर 10 साल के लिए 10% आपको मिल रहा है तो विदाउट रिस्क आई थिंक आप वो डेट में कंसिडर करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट समीर, कुछ और सवाल है आपके पास? नहीं, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैम। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से प्रणव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रणव, आप क्या जानना चाहते हैं? Hi, Swati. Hi. I would like to take this opportunity to congratulate you and your team on your incredible speed. Thank you. It has been only 23 hours when I sent you my question and I am live on air. Thank you, Pranav. I'll shoot my questions. Yeah. I invested in a couple of mutual funds when entry load was levied on the investors. Now, if I switch them, do I have to pay that entry load again? Okay. And Right. I am currently investing in a couple of mutual funds. अगर आपके पास वक्त है प्रणव तो थोड़ा होल्ड कीजिए, एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला सवाल इनका एंट्री लोड के ऊपर था। हर्ष, क्या करना है इनको? ये जानना ये चाहते हैं कि अगर स्विच करते हैं तो अभी क्या एंट्री लोड लगेगा? नहीं जी नहीं, आपका एंट्री लोड अभी नहीं लगेगा। ऑलराइट, अगला सवाल प्रणव। I am currently investing in a couple of mutual funds through SIP. So, can I switch my mutual funds while I am presently investing in them through SIP? जी हाँ, आप प्रणय, आप एग्जिस्टिंग जो एसआईपीज आपका कर रहे हैं, जो इन्वेस्टेड हो चुके हैं, वो आप स्विच आउट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एसआईपी की है वो फिर भी आपके अकाउंट में डेबिट होगा। जो आपने अभी तक किया है वो आप स्विच आउट कर सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। स्विच आउट मतलब एक फंड से निकल के दूसरे फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं अपने पैसे? दैट्स राइट। तो क्या ये पूरा लमसम निकाल के स्विच करेंगे या फिर कैसे स्विच करें? वो नहीं, देखिए क्या होता है कि आपने अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो आप एक पूरा स्विच आउट करके दूसरी स्कीम में डालिए। आपको 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में करना है वैसे कर लीजिए। तो देयर इज नो मतलब बेसिकली आप एक फंड बंद करके, एक फंड में इन्वेस्टमेंट बंद करके दूसरे फंड में शुरू कर रहे हैं। दैट्स राइट। ऑलराइट, और इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? आपका अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन द स्कीम। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और अगर 1 ईयर वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट को हो चुका है तो उतने टाइम तक वो टैक्स फ्री होगा लॉन्ग टर्म। और जो शॉर्ट टर्म है वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा उस पर। ऑलराइट, ओके। प्रणव, कुछ और सवाल आपके पास? मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, ELSS फंड में क्या हम ELSS फंड को भी स्विच कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो 3 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर भी कर सकते हैं क्या? जी नहीं, ELSS में तो लॉक इन पीरियड आप अपने पैसे निकाल ही नहीं सकते हैं। 3 साल के बीच में आप उसे स्विच आउट नहीं कर सकते हैं। 3 साल होने के बाद आप उसे डेफिनेटली कोई दूसरी स्कीम में स्विच आउट कर सकते हैं या वो स्कीम में भी आप रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका एक सवाल पहले जो था कि कंटिन्यूअस एसआईपीज के बीच में अगर आप स्विच आउट करते हैं तो अगर 12 मंथ्स पूरे नहीं हुए हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा ओनली ऑन दोज इंस्टॉलमेंट्स जिनके 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं।
तो वो आपको डेफिनेटली ध्यान रख के आपका डिसीजन, आप जो भी डिसाइड करें ये चीज को कंसिडर करके करें। प्रणव, आप इतना स्विच आउट क्यों करना चाहते हैं? आप अपने फंड्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है क्या? Swati, I have invested in a couple of funds. One of them is Reliance Diversified Power Fund and the other is DSP India Tiger Fund. They are not performing as I expected. Okay. So I was planning to redeem them. All right. लेकिन आपका प्रोग्राम देख के मुझे पता लगा कि हम उन्हें स्विच भी कर सकते हैं। So I am thinking of switching them. आप कुछ बता सकते हैं किसमें स्विच करना चाहिए? हर्ष, क्या सलाह देंगे आप? वेल प्रणय, आपने जो रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में किया है और डीएसपी टाइगर में किया है, ये बोथ प्राइमरीली एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की एक पिक्यूलर एक कंडीशंस हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं जो सेटअप होने में, कोई भी प्रोजेक्ट कमीशन होने में बहुत लंबा वक्त लगता है और बहुत ज्यादा कैपिटल इनिशियल स्टेजेस में लगता है। लेकिन जिस दिन ये कमीशन हो जाते हैं उसके बाद इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं। वर्चुअली आप अगर मैं बोलूं कि वर्चुअली निल होते हैं एज कंपेयर टू जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर जब प्रॉफिट्स आने लगते हैं तो ये एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट रेंज में चले जाते हैं, फिर उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। तो आप इसमें बने रहिए। आपने जो इतना टाइम ऑलरेडी निकाला है तो 1 या 2 साल और दीजिए इस फंड्स को और फिर आप इसको चेक करिए। हर्ष, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे फंड स्विच करने की। जब हम फंड स्विच करते हैं तो एक ही फंड हाउस की डिफरेंट स्कीम में स्विच कर सकते हैं, या फिर हम मान लीजिए रिलायंस के किसी फंड में मेरा निवेश है और मैं बिरला सन लाइफ के किसी फंड में स्विच कर सकती हूँ? नहीं, आपको जब स्विच रिक्वेस्ट दे रहे हैं आपको एक ही फंड में देना होगा, एक ही स्कीम्स ऑफ द सेम फैमिली। सो आपका अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिलायंस के म्यूचुअल फंड में है तो आप रिलायंस की दूसरी स्कीम में आप स्विच रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वहां से आप बिरला या कोई दूसरी फंड में नहीं दे सकते। ऑलराइट, तो हम व्यूअर्स को बता दें कि स्विच करने का बेसिकली मतलब होता है कि आप एक फंड से पैसे निकाल के दूसरे फंड में डाल रहे हैं, लेकिन एक ही फंड हाउस के, और इसमें पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते। आप सीधे डायरेक्टली फंड ए से फंड बी में अपने सारा निवेश ट्रांसफर कर देते हैं। लेते हैं अगला सवाल। पुणे से अजीत दोषी ने हमें ईमेल किया है। अजीत ने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और moneycontrol.com पर दिए गए स्टार रेटिंग के आधार पर 3 फंड में निवेश किया है। दोनों ही वेबसाइट पर तीनों फंड्स के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, लेकिन 1 साल के बाद उसमें से 2 फंड्स की स्टार रेटिंग घटकर 4 हो गई है। अब जानना ये चाहते हैं अजीत जी कि स्टार रेटिंग के आधार पर फंड चुनना कितना सही है और क्या इससे कोई बेहतर तरीका है फंड चुनने का? 3 फंड्स में वो 12,000 रुपए महीना लगा रहे हैं। और अजीत जी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मौजूदा 4 स्टार रेटिंग फंड से निकलकर किसी 5 स्टार रेटिंग फंड में पैसे लगाएं या फिर इनमें ही बने रहें। 8 से 10 साल का नजरिया है अजीत जी का। एक एक करके सवाल इनका भी लेते हैं। स्टार रेटिंग के आधार पर या रेटिंग के आधार पर फंड्स को सेलेक्ट करना, पोर्टफोलियो में ऐड करना कितना सही होगा? ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर आप हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं और उसमें ये ऐसे लगता है कि आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, तो हम एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की अगर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दूसरी जगह विदाउट एक रिस्क प्रोफाइलिंग अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सेक्टर फंड ले लीजिए विच इज वेरी हाई ऑन रिस्क एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अच्छा, अगर कोई फंड की रेटिंग 5 स्टार रेटिंग एक सेक्टर फंड में मिल रहा है जो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग में सूट होता ही नहीं है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे व्हेन इट डज नॉट फिट इनटू योर रिस्क प्रोफाइलिंग, लेकिन उसमें 5 स्टार रेटिंग है। एक दूसरी जगह डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जिसमें 4 स्टार रेटिंग है या 3 स्टार रेटिंग है, लेकिन वो आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैच करता है। तो अगर हम सिर्फ अंडरलाइंग पैरामीटर रेटिंग्स रखें तो ये बहुत ही मिसलीडिंग हो सकता है। जब आप कोई भी फंड सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि फंड हाउस क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उनका इन द पास्ट, जो स्कीम है उसका कॉर्पस क्या है, उनके एक्सपेंस रेशियोज क्या हैं, फिर उनके अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज देखें तो बीटा क्या है, शार्प रेशियो क्या है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्कीम। ऑलराइट, तो सिर्फ स्टार रेटिंग पे डिपेंडेंट होना इट्स नॉट द राइट वे। और इनके जो बाकी सवाल थे कि स्टार अब 1 साल के बाद क्योंकि रेटिंग घट गई है तो क्या फंड स्विच दूसरे फंड में निवेश करें या फिर उन्हीं में बने? नहीं, वो एक्चुअली इसे फिर वो क्या करेंगे कि ऐसी चेस करते रहेंगे, कभी इनकी स्टार रेटिंग वापस 4 की जगह 5 हो जाए तो वापस से बोलेंगे कि उसी फंड में चले जाते। तो आई थिंक दैट पैरामीटर इज रॉन्ग इटसेल्फ। तो आप वो पैरामीटर एक्सक्लूसिवली कंसिडर करके आप इन्वेस्ट करें तो गलत हो रहा है फिर। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।